हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है, साथ ही साथ फिजिक्स में यूज होने वाली जो क्वांटिटीज है जिन्हें भौतिक राशियां कहते हैं वो क्या होती है और कितने प्रकार की है, ये सारा अपने डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है अपने पास कि भौतिक जगत, भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में विज्ञान के बारे में आता है कि विज्ञान कहाँ से मिलकर बना है। विज्ञान एक जिसे अपने साइंस कहते हैं इंग्लिश में, एक लैटिन शब्द साइंटिया से मिलकर बना हुआ है और इसका अर्थ टू नो यानी कि कुछ जानना। इट मीन्स इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी हो, कुछ भी घटना घटित हो, उसको जानना, यही साइंस कहलाता है, यही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की ब्रांचेस की बात करें, शाखाओं की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, ये इसकी ब्रांचेज है। अपने डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या है। विज्ञान की ही एक शाखा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ये ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है और उसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। तो इनडायरेक्टली अपने कह सकते हैं कि प्रकृति और इसमें होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच में, जिस शाखा में अपने करते हैं उसको अपने कहते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। इट मीन्स प्रकृति का और प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है उनका अपने अध्ययन करें तो ये कहलाता है भौतिक विज्ञान। वैसे फिजिक्स में अपने कहें तो ऊर्जा का, द्रव्यमान का, इनका अपने अध्ययन करते हैं। द्रव्यमान का, ऊर्जा के जितने रूप है उनका, और इनका जो मैटर है, पदार्थ है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन, उसका अनन्य क्रिया है, उसका भी इसमें डिस्कशन किया जाता है। अब बात आती है कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कितने पार्ट्स है इसके। तो मुख्य रूप से इसको दो बड़े भागों में बांटा गया। अगर इसका मैक्रोस्कोपिक देखें, बड़े रूप में अगर देखें इसको, तो इसको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लासिकल फिजिक्स जिसको चिरसम्मत भौतिकी भी कहते हैं, इसको ओल्ड फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी फिजिक्स जिसको अपने कहें, और मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स में अपने कुछ मुख्य ब्रांच जो मैंने यहाँ दर्शाई है, जैसे मैकेनिक्स, यांत्रिकी, इसमें अपने किसी भी कण के गतिशील वस्तु है, कोई निकाय गतिशील है, उसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको अपने मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। जैसे न्यूटन के नियम का अध्ययन इसके अंतर्गत अपने करते हैं। इसमें एक विशेष ध्यान रखें कि अगर वस्तु का कण प्रकाश के किसी भी वस्तु है, किसी भी कण है, उसका वेग प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए, तब इसका डिस्कशन इसमें करते हैं, अपने मैकेनिक्स में करते हैं। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स, डेली रूटीन में बहुत सारी घटनाएं अपने देखते हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इंद्रधनुष का बनना, इस तरह की घटनाएं अपने देखते हैं। ये सारी की सारी इसमें प्रकाशिकी में डिस्कस की जाती है। साथ ही साथ जो प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल, जो अपने देखते हैं, जैसे आंख प्रकाशिक यंत्र है, दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, ये जितने भी प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल अपरेटस है, इनका अपने यहाँ डिस्कस करते हैं। उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स में ताप का, उष्मा का स्थानांतरण या उसका अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व, इसमें विद्युत के बारे में व चुंबकत्व के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से ब्रांच है, इनको अपने कैटेगराइज किया जाता है चिरसम्मत सांख्यिकी में, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में रखा जाता है। अब उसी दूसरी तरफ अगर देखें आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि आधुनिक आज के टाइम की फिजिक्स कह सकते हैं, उसमें आपेक्षिकता, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, रिलेटिविटी जिसको अपने कहते हैं। रिलेटिविटी में क्या होता है कि किसी भी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि वस्तु का कण या किसी भी वस्तु का वेग या किसी वस्तु का कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए। यहाँ प्रकाश के वेग के बराबर, नियर अबाउट हो, उसके लगभग बराबर हो या इसके आसपास हो, तो उसमें कणों की गति का अध्ययन आपेक्षिकता के में किया जाता है, रिलेटिविटी में किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को ये कहा जा सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में एक तरह ब्रिज का काम करती है। तो ये एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें अपने डिस्कशन करते हैं। जैसे द्रव्यमान का E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जैसे इसमें डिस्कस करते हैं आपेक्षिकता में। क्वांटम मैकेनिक्स में भी अपने इन दोनों के ब्रांचेस के बीच की ब्रांच है इसमें, जैसे मैंने बताया। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, इसमें परमाणु के बारे में डिस्कशन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, सारी इसमें डिस्कस करते हैं अपने नाभिकीय भौतिकी। फिर इसके अलावा भी कई सारी इसकी ब्रांचेस हैं, इसी में आगे डिस्कस अपने कर सकते हैं या इसकी ब्रांच अपने बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी इसकी ब्रांच है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, वो भी इसमें आता है। प्लाज्मा फिजिक्स है, वो सारी की सारी कैटेगरी इसके अंतर्गत ही आती है।
अब अपने बात करते हैं कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट, किसी भी इकाई को मापते हैं अपने, तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको अपने देखते हैं। अभी तक अपनों ने देखा कि साइंस शब्द कहां से आया, फिजिक्स शब्द कहां से आया, साथ ही साथ जो फिजिक्स की ब्रांचेज है वो कौन कौन सी है, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। अब अपने देखते हैं कि मेजरमेंट की आवश्यकता या मापन की आवश्यकता, जिसको अपने मेजरमेंट कहते हैं, मापन किया जाता है। मापन के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, पहले बताऊं कि कोई भी राशि है, जैसे द्रव्यमान की बात करें, वेग की, उसको कैसे डिनोट करते हैं अपने, किसी भी राशि को अपने इस तरह से डिनोट किया जाता है, Q इज इक्वल टू NU। इसको पहले अपने समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। Q इज इक्वल टू NU का मतलब क्या हुआ कि Q यहां कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, इसको अपने कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। N का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, गणितीय मान जिसको कह सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो, और दूसरे शब्दों में इसको परिमाण भी कहते हैं। परिमाण इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। और U का मतलब है यूनिट, यानी इकाई या मात्रक भी कहते हैं इसको, इकाई कह सकते हो या मात्रक कह सकते हो, यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को ऐसे डिनोट करते हैं अपने। Q का मतलब है वो भौतिक राशि, क्वांटिटी। N का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको परिमाण कहा जाता है, अपने ज्यादातर परिमाण यूज करते हैं। और U का मतलब है उसकी यूनिट, यानी कि इकाई या मात्रक। कैसे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं ये। जैसे आपने लिखा कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, कि एक वस्तु है, एक पिंड है, उसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने, इससे कंपेयर करें अपने, तो ये क्या है, द्रव्यमान। इट मींस यहां पर Q है वो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्वांटिटी कौन सी है, मास है, यानी द्रव्यमान है। N की वैल्यू यहां 10 किलोग्राम अपनों ने बताया, तो N की वैल्यू होगी 10, यानी ये गणितीय मान जो होता है इसी को अपने परिमाण कहते हैं। ये 10 इसका परिमाण होगा। U इसकी यूनिट होगी, इसका मात्रक होगा। इसका मात्रक अलग भी हो सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ये होते हैं, लेकिन कोई एक मात्रक की बात करें तो ये यहां पर जो आएगा ये इसका मात्रक होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई छड़ है, उसकी लंबाई है 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर Q क्या है, लंबाई, क्वांटिटी है लंबाई। परिमाण कितना है, 4 किलोग्राम। 4 मीटर है तो 4 इसका परिमाण हो जाएगा, जो मैथमेटिकल वैल्यू है 4, और मीटर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगी, इसका मात्रक हो जाएगा। अब अपने देखते हैं कि मात्रक, मापन के लिए मात्रक का होना आवश्यक है। मात्रक अगर है तो एक आता है अपने पास कि मानक मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट और मानक मात्रक का मतलब क्या है कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान को लिया जाता है, एक मान को नियत किया जाता है, माना जाता है, उस मान को ही अपने मानक मात्रक कहते हैं। जैसे अपने बात करते हैं द्रव्यमान की कि 1 किलोग्राम, ये नियत कर दिया गया है कि 1 किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम क्या है, इसका मानक मात्रक है, स्टैंडर्ड इसका यूनिट है। जैसे पहले एग्जांपल लिया, उसी तरह लेते हैं कि L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये मीटर इसका मानक मात्रक है। सेंटीमीटर भी हो सकता है, यहाँ L इज इक्वल टू, सपोज आप दूसरा एग्जांपल लें कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मानक मात्रक है। अलग अलग सारे मात्रक मानक मात्रक हो सकते हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। इसको अपने किसी भी राशि को नापने के लिए या तोलने के लिए उसका जो मान है, नियत मान लिया जाता है, उसी को मानक मात्रक कहते हैं। और मानक मात्रक की खास बात यह होती है कि वो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा, मानक मात्रक की जो प्रॉपर्टीज, गुण देखें तो वो अंतरराष्ट्रीय रूप से, जैसे मैंने बताया, मान्यता प्राप्त हो, पहली चीज। दूसरी, उस ताप, दाब और समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1 किलोग्राम किसी और कंट्री में जाए तो 1 किलोग्राम का मतलब ही कुछ और हो, नहीं। ताप, दाब, समय या स्थान के हिसाब से ये चेंज नहीं होना चाहिए। अन्य आप कह सकते हो कि मानक मात्रक है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि 1 किलोग्राम है तो डेफिनेट 1 किलोग्राम, वो क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी परिभाषित अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारे मानक मात्रक के गुण हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है। और मात्रक किसी भी, जैसे मैंने बताया, किसी भी राशि को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 चीजें चाहिए। पहली वो राशि का नाम, दूसरा उसका परिमाण, और तीसरी उसकी यूनिट। कोई भी राशि ले लो आप, जैसे अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल है
9 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया, ये इसकी क्वांटिटी हो गई, भौतिक राशि हो गई, और 9 इसका परिमाण मैग्नीट्यूड, और ये इसकी यूनिट होगी। तो ये कहलाता है अपने पास किसी भी राशि को दर्शाने का तरीका Q इजिकल टू एन यू। एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें आती है कि मात्रक, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है एक क्यू, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, और अन्य भी कई है जैसे पाउंड वगैरह, तो उसको अपने कैसे लिख सकते हैं, जैसे Q इजिकल टू, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं N1U1 इजिकल टू N2U2। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्वांटिटी तो फिक्स है, जैसे आपने लिया कि 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम भी लिख दो तो बात एक ही है, लेकिन उसको अपने दूसरे रूप में लिखें तो क्या होगा, इस रूप में लिखें तो N इज प्रोपोर्शनल टू 1/U। यानी किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर निश्चित मान की बात कर रहा हूं मैं, निश्चित मान है किसी भी राशि का, तो अगर n का मान बढ़ता है तो u का मान निश्चित रूप से कम होगा। और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कैसे कि u का मान अगर बढ़ेगा तो n का मान घटेगा, ऑपोजिट या कन्वर्स इसका वो भी सत्य होगा। n बढ़ेगा तो u घटेगा, और u बढ़ेगा तो n घटेगा। n और u का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। कैसे, एक एग्जांपल से अपने लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान है सपोज 1 किलोग्राम, ये लिखा आपने, और इस 1 किलोग्राम को अपने लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ये अपने को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर अपने इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से, Q इजिकल टू N1U1 इजिकल टू N2U2, यहां से क्लियर है। देखो यहां परिमाण कितना है, N1 1, यहां परिमाण कितना है, N2 1000। जब यहां से यहां आते हैं अपने, तो N2 की वैल्यू क्या हुई है, बड़ी है, यहां 1 था, यहां 1000 हो गई, N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है, यानी ऐसे कह सकते हो आप N2 इज ग्रेटर देन N1। मैंने पहले बताया था कि ये कन्वर्स उल्टा होता है। अब यहां देखते हैं, ये किलोग्राम है, और जब इसमें आते हैं तो ये ग्राम बन जाता है। अपने जानते हैं कि किलोग्राम होता है वो ग्राम से बड़ा होता है, इसका मतलब इससे इसमें जाओगे यानी ग्राम की तरफ जाएंगे तो ये यूनिट है वो कम होगी, U2 इज लेस देन U1। यहां ये क्लियर है कि अगर N2 का मान N1 से ज्यादा है तो निश्चित रूप से U2 का मान U1 से कम होगा। इट मींस N और U का जो मल्टीपल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन जनरल अपने कह सकते हैं कोई भी भौतिक राशि है वो Q इजिकल टू NU इस रूप में दर्शाई जा सकती है, कोई भी भौतिक राशि हो, क्वांटिटी हो। अब जैसे बार बार अपने जिक्र कर रहे हैं कि भौतिक राशि है क्या, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि भौतिक राशि को किस रूप में अपने दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि। भौतिक राशि जैसे अपने फिजिक्स में जो भी राशि आपके माइंड में आती है वो सारी की सारी भौतिक राशि है, ठीक है, जिन्हें अपने प्रत्यक्ष मेथड से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सभी राशियों को अपने भौतिक राशि कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में अपने कह सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा या तोला जा सकता है, उन सब राशियों को अपने भौतिक राशि कहते हैं। मतलब डायरेक्ट मेथड हो और इनडायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड से अपने फाइंड आउट कर सके, उन सभी को अपने फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे अपने जानते हैं कि एक रेखा है सपोज, वो उसको अपने फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो स्केल लेंगे और उसको मेजर करेंगे, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये मेथड आ गया जिसको अपने कहते हैं प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा आपने कह सकते हैं कि किसी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आयत की, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो ये आता है अपने पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, कैसे ही माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सभी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। इन जनरल अपने कह सकते हैं जो राशि अपने माइंड में आती है वो सारी की सारी भौतिक राशियां हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, दाब, त्वरण, वेग, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व एटसेट्रा, ये सारी की सारी राशियां भौतिक राशि आती है। अब इसको कैटेगराइज करते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशि मुख्य रूप से अपने दो प्रकार की लेते हैं। एक कहलाती है मूलभूत राशियां, जिसको अपने कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड लेते हैं अपने व्युत्पन्न राशियां।
जिनको अपने डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जितनी भौतिक राशियां उनको दो भागों में बांटा जाता है। मूलभूत राशियां कौन सी है, व्युत्पन्न राशियां कौन सी है, वो अपने डिस्कस करते हैं कि मूलभूत राशियां वे राशियां हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उनको अपने कहते हैं मूलभूत राशियां। फिजिक्स में 7 मूलभूत राशियां हैं। कौन कौन सी? पहली द्रव्यमान, दूसरी लंबाई, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। 6 आती है अपने पास विद्युत धारा, और 7th है ज्योति तीव्रता। इसको प्रकाश की तीव्रता भी कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता। ये 7 मूलभूत राशियां कहलाती है, क्योंकि ये राशियां अन्य किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करती है। द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई का मतलब ध्यान रहे, लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है। समय, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और ज्योति तीव्रता, प्रकाश तीव्रता भी कह सकते हैं। ये 7 मूलभूत राशियां हैं पूरी फिजिक्स में। बाकी बची हुई जितनी राशियां हैं, 2 राशियों का जिक्र बाद में करेंगे अलग से, पूरक राशियों का। बाकी बची हुई जो राशियां, अन्य राशियां, उन सभी को अपने व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन इसके जस्ट ऑपोजिट, कि वे राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है उन्हें अपने व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से। इसके अलावा जैसे बची हुई जितनी भी राशियां वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, जैसे चाल, वेग, आयतन, घनत्व, आप कह सकते हो कि बल, आघूर्ण, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी बची हुई राशियां वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि कैसे। जैसे आपको एक दूरी पता है और समय पता है कि कोई वस्तु है वो मोशन में, गति में, तय की गई दूरी पता है, समय पता है, चाल निकालना हो तो अपने कैसे निकालते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां आप देख रहे हो कि दूरी है वो एक्चुअल में कौन सी राशि है? इसी का एक रूप है, इसका मतलब भी मूलभूत राशि है। समय है वो भी मूलभूत राशि है, लेकिन चाल है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है। मूलभूत राशि कहीं ना कहीं आई है, तो मूलभूत राशि पर डिपेंड होने के कारण इसको अपने कहेंगे चाल या वेग, ये व्युत्पन्न राशियों की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार सारी की सारी, जैसे आयतन की बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो घनाभ का आयतन लेते हैं, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, इनको कहेंगे व्युत्पन्न राशि, यानी कि वो राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और मूलभूत राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट है, उन्हें अपने मूलभूत राशियां कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें एक अन्य 2 राशियां और आती है जिनको पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये 2 क्वांटिटीज है। पहला सरल कोण कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको कोण लिख देते हैं अपने, सरल कोण। और दूसरा आता है अपने पास ठोस कोण। साथ ही साथ इनके मात्रक भी देख लेते हैं, खासकर मूलभूत राशियों के, और इनके मात्रक देखते हैं। मात्रक के लिए कुछ पद्धतियां हैं, वो कुछ पद्धतियां कौन कौन सी है? देखो, मापन की पद्धतियां, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। मापन या मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां कौन सी है वो देखते हैं अपने। मुख्य रूप से पद्धति है, पहली है एमकेएस, दूसरी है सीजीएस। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, तीसरी आती है अपने पास एफपीएस। एक और पद्धति है जिसको एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई। पहले अपने देखते हैं एमकेएस, या इसको जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है, जॉर्जी। एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम है जॉर्जी पद्धति। सीजीएस, इसका भी एमकेएस का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहली जो इसमें लेटर है एम सी एफ, ये लंबाई को प्रदर्शित करेगा,
लेंथ को, सेकंड है वो द्रव्यमान को शो करता है, और तीसरा है वो समय को शो करता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लंबाई m का मतलब यहां पर मीटर से है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तीसरा है सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और थर्ड आता है अपने पास सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां देख रहे हो कि तीनों पद्धतियों में जो टाइम है वो सेकंड में आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने जैसे बताया जॉर्जी पद्धति कहते हैं, इसको गॉसिय पद्धति भी कहा जाता है। ये तीसरी एमकेएस पद्धति है। एसआई पद्धति है वो एक्चुअल में एमकेएस का ही दूसरा नाम है, एमकेएस का ही, एसआई का मतलब है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मापन की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो एमकेएस का ही दूसरा रूप है या एमकेएस का ही दूसरा नाम है, ये कह सकते हो। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीन पद्धति अपने पास आती है। इनमें आपस में रिलेशन भी अपने को पता है, सामान्य सा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। पाउंड के बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो वो देख लें कि 1 पाउंड वो 454 ग्राम के बराबर होता है, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम, अगर रफली देखें तो आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। मीटर में से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये जनरल चीजें अपने को पता है, इनको इंटरचेंज करना भी अपने को आना चाहिए। तो ये तीन पद्धतियां आती है पास, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का ही दूसरा नाम एसआई है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, और सबसे ज्यादा एमकेएस ही यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रहे कि अपने को एक ही पद्धति लेनी है। अगर आप एमकेएस में लेके चल रहे हो तो सारी जितनी भी क्वांटिटीज है उनको एमकेएस में लेना है, अगर सीजीएस लेके चल रहे हो तो सभी को सीजीएस में लेना है, और एफपीएस है तो एफपीएस में। और जनरली सबसे ज्यादा अपने एमकेएस या एसआई का ही यूज किया जाता है। इनका एमकेएस में अपने मात्रक देख लेते हैं, इन सब का, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखा जाता है, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी, ये इसके मात्रक है जो कि अपने एमकेएस में बताए हैं। पूरक राशियां हैं, कोण, इसको रेडियन से लिखा जाता है, इसका रेडियन, और एक अन्य मात्रक जो अपने डिग्री में लेते हैं, अपने जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो ये रेडियन जनरल मात्रक है इसका। ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको एसआर से लिखा जाता है, ठीक है। ये साधारण कोण जो है वो जनरल जो यूज करते हैं अपने, इसका फॉर्मूला साधारण कोण का अगर देखें अपने, कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये जो यूज करते हैं, ये साधारण कोण का फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। जैसे अपने एग्जांपल से लें कि एक कण है वो यहां से चल के यहां आता है, और इसकी रेडियस ये है, ये थीटा एंगल यहां पर बनाता है इस बिंदु O पर, और यहां से यहां तक चाप है S। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि कोण बराबर चाप कितना है, S बटे त्रिज्या, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठोस कोण जो कि एक्चुअली 3 डायमेंशन में होता है, 3 में होता है ठोस कोण, किसी भी आकृति द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल बनता है 3 डायमेंशन में, जैसे मैं लेवल की एक आकृति सपोज इस तरह की, वो इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगी 3D में, इसको इस रूप में अगर दिखाएं तो यहां कितना एंगल बनेगा, ये वाला अंदर, ये कहलाता है 3 डायमेंशन एंगल। और जो ठोस एंगल है, सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, और इसको ओमेगा से या डी ओमेगा से दिखाया जाता है, और इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो dA/r²। ये सॉलिड एंगल है, ओमेगा है, ये ओम का साइन है कुछ उस तरह से, ये ओमेगा है एक्चुअल में, डी ओमेगा इज इक्वल टू dA/r²। dA का मतलब क्षेत्रफल है, r² का मतलब है त्रिज्या का वर्ग। जैसे एग्जांपल से लें कि एक ठोस गोले का ठोस कोण कितना होता है, तो ठोस गोले के लिए अपने अगर डिस्कस करें, डी ओमेगा इज इक्वल टू, उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² अपॉन r²। इसको कैंसिल करें r² से r², तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, यानी किसी भी ठोस कोण का, ठोस गोले का, सॉलिड
जो स्फेयर होता है उसका सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। ये 3 डायमेंशन में होता है, ये 2D में और ये 3 डायमेंशन में होता है। तो इसका मात्रक है रेडियन और इसका स्टेरेडियन, जिसे अपने SR से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट इससे टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।